चलो, तो एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ज्यादा कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस पे कोई एग्जांपल्स नहीं है। इज इट राइट? तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोगों को डायरेक्टली दिए जाते हैं, पर यूनिट 20 रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 20 करोगे, काम खत्म। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल में दो थोड़ी बहुत थ्योरी दी है आपको, बट मेरा सजेशन है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ज्यादा चिंता मत करो। यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस कॉस्ट के ऊपर करना है? एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर करना है। इज इट राइट? तो बच्चों इस चैप्टर को हमने कितने पार्ट्स में बांटना है? दो पार्ट्स में। एम्प्लॉय कॉस्ट असर्टेनमेंट एक पार्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट असर्टेनमेंट एक पार्ट है, और दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल। एम्प्लॉय कॉस्ट असर्टेनमेंट समझना है आपको, तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। ये आपको थरोली पढ़ना है जितना क्लास नोट्स में दिया है। इज इट क्लियर? ये बिना पढ़े आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। अटेंडेंस कैसे लिया जाता है, पेरोल प्रोसेस क्या होता है, ये पहले चीजें समझनी है आपको। अटेंडेंस में कौन से रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड, ये सारी चर्चा अभी आगे जाके करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम डिस्कस करते हैं हमारे नोट्स के अनुसार। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव सिस्टम, जिसमें टोटल कितने मेथड्स है? 4 मेथड्स है। इज इट राइट? हाँ, तो एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकाला जाता है पर यूनिट, वो हमें समझना है, और उसमें इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट? फाइन। फिर उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल में खाली हमें लेबर टर्नओवर का रेशियो कैसे निकालना है वो सीखना है, एंड लेबर टर्नओवर के ऊपर नुकसान कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन है, उतने ही हमें अच्छे से करने हैं। इज इट राइट? एंड इफिशियंसी रेटिंग प्रोसीजर करके एक कंसेप्ट है, जिसमें इफिशियंसी रेशियो कैसे निकाला जाता है वो बस हमें समझना है। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, हमने बहुत सारा अच्छा समय इसको दिया है, बट ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है कंसेप्ट वाइज। मटेरियल टॉपिक में कितने सारे कंसेप्ट थे, यहाँ पे बहुत कम कंसेप्ट है। इज इट राइट? चलो शुरू करते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में, वही यहाँ पे दिया है, वापस पढ़ लेना है आपको। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, थियोरेटिकली बस पढ़ना है। बाकी हमने इसको एक बार नहीं बहुत बार डिस्कस किया है। जो खर्चे कॉस्ट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलना है, एंड जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलना है। तो बच्चों ये आप लोग पढ़ लोगे। यहां से आगे आपकी अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व एंड इट्स फंक्शन। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे डिस्कस किया है, जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करना इसका मतलब एम्प्लॉय का वेज बिल कम करना, बट वैसा नहीं है। एम्प्लॉय का वेज बिल हमें कम नहीं करना है, एम्प्लॉय को प्रॉपर जो वेजेस सैलरीज देने हैं वो देने ही है, इंसेंटिव्स देने ही है, और उनसे बेटर प्रोडक्शन करवाना है। मतलब उतने ही वेजेस में जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे उतना हमारे कंपनी के कॉस्ट पर यूनिट पे उसका इंपैक्ट होता है। अब मान लो किसी एम्प्लॉय को मैंने 10,000 रुपए दिए और उसने 1,000 यूनिट बना दिए, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है? 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000। बच्चों कॉस्ट पर यूनिट चाहिए हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए। पहले ये आइडिया आपके दिमाग में क्लियर करो, हमें क्या चाहिए बच्चों? कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। कैसे निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट? एम्प्लॉय कॉस्ट पर यूनिट, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट पेड यानी टोटल वेजेस पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एम आई राइट और नॉट? तो बच्चों अगर मान लो 10,000 रुपए देके 1,000 यूनिट्स हमने बना लिए, तो 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आता है। बट वही एम्प्लॉय को मान लो थोड़ा सा इंसेंटिव देके, मान लो 10,000 के बदले आपने उसको 12,000 रुपए का इंसेंटिव, 2,000 रुपए का इंसेंटिव दिया, और उसके कारण वो मोटिवेट होकर अच्छा प्रोडक्शन करने लगा और उसने 1,000 के बदले 2,000 यूनिट बना दिए, तो 12,000 रुपए खर्च करके भी 2,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर देते हो, तो 6 रुपए पर यूनिट पे आ जाएगा कॉस्ट। यानी 10 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट 6 रुपए पे भी आ सकता है, अगर आपका एम्प्लॉय उसी वेजिस में या फिर उससे थोड़े ज्यादा वेजिस में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगा, तो क्योंकि उसको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। इज इट राइट? तो बच्चों इसको बोलते हैं एम्प्लॉय का कॉस्ट कंट्रोल करना। वेज बिल रिड्यूस नहीं करना है, वेज बिल जितना मार्केट के अनुसार रिक्वायर्ड है उतना ही पे करना है, बट उसी वेज बिल में हमें उससे अच्छे से प्रोडक्शन करवाना है। अब ये अच्छे से प्रोडक्शन करवाने के लिए देयर आर मेनी टेक्निक्स, जैसे कि टाइम स्टडी टेक्निक है, मोशन स्टडी करो, एम्प्लॉय जो जो मोशंस कर रहा है वो सब देखो, ये आगे जाके डिस्कस करने वाले हम लोग। इज इट राइट?
तो बच्चों आई होप आपको एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल मतलब समझ में आ चुका है. So the aim should be to keep the wages per unit of output as low as possible. ये कब पॉसिबल है? अगर ये जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है वेज कैलकुलेशन में, ये सब लोग एक साथ फंक्शन करेंगे तो दिस इज पॉसिबल. फॉर दैट मैटर वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है. तो बच्चों वेजेस से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड ये सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं. उसमें से पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? पर्सनल डिपार्टमेंट. पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है? जब जब एम्प्लॉय रिक्विजिशन आ जाए किसी डिपार्टमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें एम्प्लॉय की जरूरत है, उस वक्त उनको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करने का काम पर्सनल डिपार्टमेंट करता है. प्लस पर्सनल डिपार्टमेंट ये देखता है कि पर्सन जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होल्ड कर रहा है कि नहीं, जो स्किल्स उस जॉब के लिए चाहिए वो उसके पास है कि नहीं. ये सब देख के फिर पर्सनल डिपार्टमेंट उस एम्प्लॉय को हायर करता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? आगे बढ़ू. तो पर्सनल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग अरेंज करता है, फिर सारे पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज रखता है एंड परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अगला डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट. इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को प्लान एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच जॉब बनाना पड़ता है. और ये करने के लिए ये डिपार्टमेंट टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू सेट द स्टैंडर्ड टाइम. टाइम स्टडी यानी हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना समय लगता है वो निकालना, यानी स्टैंडर्ड टाइम टाइम स्टडी के बाद निकाला जाता है. एज वेल एज मोशन स्टडी भी करके स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है. मोशन स्टडी में ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले काम क्या करते हैं? हर वर्कर का मोशन एनालाइज करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं कि नीडेड कितने हैं एंड सॉरी अवॉइडेबल कितने मोशंस हैं एंड अनअवॉइडेबल मोशंस कितने हैं. यानी उनके हर स्टेप को एनालाइज किया जाता है. जैसे कि मान लो उनको इस साइड मुड़ना है तो वो भी मोशन कंसिडर किया जाता है. इज इट रियली नेसेसरी कि उनको ऐसा टर्न होना है? अगर होना है तो वो अनअवॉइडेबल मोशन है एंड अवॉइडेबल मोशंस भी निकाले जाते हैं और उसमें से अवॉइडेबल को कट किया जाता है. एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है कि ये मत करो ये मत करो, तो उससे टाइम की बचत होती है. ये टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी करके बाद में स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है. अभी आपको स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या है समझ में आ चुका है. इज इट राइट? तो स्टैंडर्ड टाइम इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट और फिर एनी यूनिट्स एज पर कंपनीज पॉलिसी, एज पर कंपनीज एक्सपेक्टेशन. एम आई राइट? तो ये स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी कौन करता है? इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट. फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस देना है एम्प्लॉइज को, ये भी इनका काम है. सुपरवाइज करते रहना है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एंड जॉब इवैल्यूएशन भी कंडक्ट करना पड़ता है इनको. मतलब कौन से प्रकार का काम है, यहाँ पे कौन पर्सन फिट होता है, उसका रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या होता है, जॉब का इवैल्यूएशन करना. क्योंकि क्या है, गलत एम्प्लॉय को आप गलत जगह पे हायर करते हो तो आप लोगों को पता चल चुका है कि एम्प्लॉय टर्नओवर होने का चांस है, एम्प्लॉय आपके छोड़ के चले जाएंगे. अगर मान लो अकाउंटिंग का काम है तो सीए को हायर मत करो. दिस इज द जॉब इवैल्यूएशन ऑफ दैट अकाउंटिंग वर्क. आर यू गेटिंग इट? हाँ, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है जो सीए ही कर सकता है. तो इन दैट केस जॉब इवैल्यूएशन क्या बताएगा मुझे? कि वहां पे सीए को ही हायर करना पड़ेगा. क्लियर है क्या बच्चों? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ योर एम्प्लॉय कॉस्ट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट. कंसर्न विथ मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड, कंसर्न विथ मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड. बराबर है? तो बच्चों टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जिसको हम टाइम कीपिंग रिकॉर्ड बोलते हैं. बराबर है ना? उसके साथ साथ टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय, टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन वेरियस जॉब, मतलब कौन सा रिकॉर्ड? टाइम बुकिंग रिकॉर्ड. तो टाइम कीपिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है. दोनों के दोनों आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. आगे बढ़ता हूं. पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या है? जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने डेटा मेंटेन किया है, ओके,
वो लेना है और वेजेस का पेमेंट कैलकुलेशन करना है, मतलब कितना हर एम्प्लॉय को वेजेस पे करना है आर के बेसिस पे, उसका कैलकुलेशन का काम पेरोल डिपार्टमेंट करता है। इट प्रिपेयर्स द पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयज, पेरोल यानी हर वर्कर वीकली एक बार वेजेस पे होते हैं मान लो, तो पूरे वीक में मंडे को कितने घंटे प्रेजेंट था, ट्यूसडे को कितने घंटे प्रेजेंट था, टोटल टाइम कीपिंग रिकॉर्ड का डेटा लेके पेरोल वाले कैलकुलेशन करते हैं। तो पूरे वीक में इतने घंटे के लिए वो अपने प्रीमाइसेस में था। आपका वेजेस का प्लान कौन सा है, हल्से प्लान, तो हल्से प्लान के अनुसार बेसिक वेज रेट, फिर उसका स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन उसमें से माइनस करेंगे, टाइम सेव्ड निकालेंगे, टाइम सेव्ड का 50% यहाँ पे वेजेस दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये काम किसका है, पेरोल डिपार्टमेंट का है, कैलकुलेशन का। और फिर पेरोल उसकी एक शीट बनाता है और फिर किसको भेज देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वहां से पेमेंट करता है वेजेस का। अंडरस्टूड? हाँ। इट डिसबर्सेस सैलरी एंड वेज पेमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि पेरोल ही सैलरी वेज पेमेंट का डिसबर्समेंट करेगा या कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करेगा। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, फिर उतने पैसे शायद कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पेरोल वालों को दे दे और पेरोल वाले पैसे बांटेंगे एम्प्लॉइज में, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही वहां से पेमेंट कर दे। ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री चेंज होता है। आई होप आपको पेरोल डिपार्टमेंट का काम समझ में आ गया। फिर अगला डिपार्टमेंट कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें एक्यूमुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद वो कॉस्ट प्रोडक्ट को लगाया जाता है। ये किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो बच्चों हमने पर आवर रेट निकालना सीख लिया, इफेक्टिव रेट पर आवर निकालना सीख लिया। तो मान लो इफेक्टिव आवर पर रेट, सॉरी इफेक्टिव रेट पर आवर, उल्टा बोला शायद, इफेक्टिव रेट पर आवर मान लो 2 रुपए आया, और किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो कितने रुपए के वेजेस लगाओगे? इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 2 रुपीज एंड 1 यूनिट बनाना है तो 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटे को 2 रुपए का वेजेस हम पे करते हैं इफेक्टिवली, बोनस पकड़ के, आइडल टाइम पकड़ के, ओवर टाइम पकड़ के 2 रुपए का वेजेस पे करते हैं 1 घंटे को। और कोई एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो कितने रुपए के वेजेस पे करेंगे? 4 रुपए के वेजेस पे करेंगे। तो बच्चों वेजेस का कैलकुलेशन कितना आसान है, कॉस्ट शीट बनाते समय। कितना समय लगता है प्रोडक्ट को वो तो समझ में आ जाएगा। एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देख लो, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देख लो कितने घंटे लगते हैं कैलकुलेटर बनाने में, 2 घंटे। 1 घंटे में अगर आप फैक्ट्री में ओवरऑल 4 रुपए के वेजेस पे करते हो, तो इसके लिए कितने वेजेस लगाओगे? 2 घंटे के 8 रुपए लग जाएंगे, 4 रुपए इंटू 2 घंटे। तो वेजेस का कैलकुलेशन कितना आसान है, डायरेक्ट वेजेस का। आर्स अगर पता है प्रोडक्ट के, और वेज रेट, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर पता है, जिसमें आइडल टाइम ट्रीट किया है, ओवर टाइम ट्रीट किया है, इंसेंटिव्स इंक्लूडेड है, एम आई राइट? तो वो सब पकड़ के अगर 4 रुपए वेज रेट पर आवर आता है और इसको 2 घंटे लगते हैं, तो 8 रुपए के वेजेस लगाएंगे, बात खत्म, कॉस्ट शीट बन जाएगा इसका। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन। ये काम किसका है, इफेक्टिव वेज रेट वगैरह निकालने का, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। इज इट क्लियर? फाइन। तो नाउ लेट अस डिस्कस द इन डिटेल व्हाट इज द जॉब ऑफ ए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट 2 प्रकार के रिकॉर्ड्स बनाता है। फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। नंबर 1 टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स, नंबर 1 टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स, एंड नंबर 2 टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स। एक जो है वो इन आउट टाइम रिकॉर्ड करता है। कौन सा टाइम? इन टाइम एंड आउट टाइम। तो वर्कर कितने बजे अंदर आया, कितने बजे बाहर गया। फैक्ट्री में वो अवेलेबल था, मतलब उसको वेजेस देने पड़ेंगे। वेजेस आर ऑलवेज पेड एज पर टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स, वेजेस आर ऑलवेज पेड एज पर टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स। एंड दूसरा टाइप ऑफ रिकॉर्ड कौन सा है, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स। टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स में क्या करना है, रिकॉर्ड्स द ब्रेकअप ऑफ टाइम ऑन वेरियस जॉब, यानी वर्कर एक्चुअली जॉब पे कितना काम कर रहा है उसका हिसाब किताब रखते हैं। यानी वर्कर ने जॉब नंबर 101 पे काम शुरू किया, तो कितने बजे शुरू किया और कितने बजे वो बाहर निकला वहां से जॉब नंबर 101 से, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग रिकॉर्ड। फिर बीच में वो काम नहीं कर रहा था, मान लो खाना खाने गया, फिर उसके बाद जॉब नंबर 102 पे आया वो डायरेक्टली, वहां पे उसने कितने घंटे बिताए, ये सब डिटेल में रिकॉर्ड। यानी वर्कर को वॉच करते रहेंगे हम फैक्ट्री में। कौन करेगा ये? सुपरवाइजर्स होते हैं वहां पे। सुपरवाइजर का काम ही यही है, सबका वर्कर्स का डेटा रखना। यानी कॉस्टिंग एक आसान सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इसके लिए डेटा भी बनाना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इसके लिए लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? नहीं तो आपको कोई कंप्यूटराइज सिस्टम लगानी पड़ेगी जिसमें पता चल रहा है कि आपका वर्कर एक्चुअली जॉब पे कितना काम कर रहा है। मोस्टली सुपरवाइजर्स ही ये काम करते हैं, कैमराज वगैरह लगा के वहां पे बैठाएंगे किसी इंसान को। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपने सब सीसीटीवी कैमरा में कवर किया है और कौन सा वर्कर कहाँ पे कब जा रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्सन को काम पे रखा है,
बट एक पर्सन कितने लोगों पे ध्यान रख पाएगा कैमरा से भी अगर बोले तो हर डिपार्टमेंट के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। या फिर वर्कर को कोई ऐसा सिस्टम बना के देंगे कि उसने एंट्रीज करके ही जाना है कि मैं ये जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पे थंब लगाएगा वो, फिर मैं वहां से जॉब करके बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन उसको गाइड सुपरवाइज करने के लिए कोई ना कोई वहां पे रखना पड़ेगा। तो टाइम बुकिंग रिकॉर्ड मतलब वो एक्चुअल कितना काम कर रहा है। बच्चों वेजेस पे करते समय हमें इसका कोई कैलकुलेशन कंसिडर नहीं करना है, बट वेजेस प्रोडक्ट को लगाते समय यही कैलकुलेशन हमें करना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन का टाइम हमें प्रोडक्टिव टाइम कंसिडर करना है। एम आई राइट और नॉट? बच्चों बोलो, प्रोडक्ट बनने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो वर्कर ने 2 घंटे यहाँ पे मेहनत की है ना, तो इसको कितने घंटे के वेजेस लगने चाहिए? 2 घंटे के ही वेजेस लगने चाहिए। बट अगर उस 2 घंटे में वर्कर 3 घंटे फैक्ट्री में प्रेजेंट था, तो वेजेस पे कितने के करूंगा? 3 घंटे के। लेकिन प्रोडक्ट को चार्ज कितने घंटे के करूंगा मैं? 2 घंटे के ही। तो 1 घंटे का नुकसान हो जाएगा ना। दैट 1 hour इज नोन एज आइडल टाइम। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग रिकॉर्ड एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड इज नोन एज आइडल टाइम। तो व्हाट अबाउट दिस 1 hour एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ वेजेस? ये वेजेस का 1 घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है, क्या ये कस्टमर से वसूल किया जाए? तो आपको चेक करना है कि आपका आइडल टाइम कौन सा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर ये हमेशा होता है 1 घंटा, तो आप लोग रेट में एडजस्टमेंट करते हो, याद रखना, छोड़ते नहीं हो पैसा, रेट में एडजस्टमेंट करते हो। कैसे देखेंगे? बट बेटा टाइम कीपिंग रिकॉर्ड पहले समझते हैं। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड के कुछ मेथड्स दिए हैं, थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए। मैनुअल मेथड्स है, मैकेनिकल मेथड्स है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी बच्चों। तो मैनुअल मेथड्स में हम लोग रजिस्टर वगैरह बनाएंगे, उसमें इन टाइम आउट टाइम। मैकेनिकल मेथड्स में पंच कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम वगैरह वगैरह। यहाँ पे 4-5 मेथड्स दिए, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग। बच्चों टाइम बुकिंग रिकॉर्ड जो कि एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है हमारे वेजेस कैलकुलेशन के लिए, और आगे जाके ओवरहेड्स भी इसके बेसिस पे लगाने वाले हैं हम लोग। तो टाइम बुकिंग रिकॉर्ड को इग्नोर मत करना। वेजेस पे करने के लिए आप टाइम कीपिंग यूज करो, बट फैक्ट्री में वेजेस चार्ज करने के लिए या फिर क्या बोल रहा था मैं, ओवरहेड्स रिकवर करने के लिए फ्यूचर में टाइम बुकिंग का उपयोग होता है। तो टाइम बुकिंग रिकॉर्ड 2 तरीके से बनाए जाते हैं। जॉब कार्ड बनाए जाते हैं मोस्टली। तो जॉब कार्ड एम्प्लॉय वाइज बनाया जा सकता है या फिर जॉब वाइज बनाया जा सकता है। तो जॉब नंबर 101, जॉब वाइज जॉब कार्ड की बात कर रहा हूँ। 101 का जॉब कार्ड बनाया, तो एक्स ने उसके ऊपर 2 घंटे दिए, फिर वाई आके काम करके चला गया 2 घंटे, एंड जेड आके काम करके चला गया 3 घंटे। तो टोटल कितना लगा? 3 + 5 + 2, 7 घंटे जॉब 101 को लगे। तो यहाँ पे जॉब को कितना समय लगा वो मिल जाएगा आपको, 7 घंटे, क्योंकि 7 घंटे की वेजेस ही जॉब को चार्ज होने चाहिए। जॉब नंबर 101 को कितने घंटे के वेजेस लगने चाहिए? 7 घंटे के। वो तो समझ में आया। लेकिन एक्स ने उसके बाद किसी दूसरे जॉब पे भी काम किया होगा, वो दूसरे जॉब कार्ड में होगा, जॉब नंबर 105 के जॉब कार्ड में होगा। तो अगर आपको एक्स का टोटल टाइम चाहिए कि एक्स ने टोटल कितना घंटा काम किया है, तो आपको सभी जॉब कार्ड्स लेके बैठना है, और सभी जॉब कार्ड्स में जहां जहां पे एक्स का नाम है उसकी टोटल करनी है। ये कब? अगर आप जॉब वाइज जॉब कार्ड बनाते हो। आप एम्प्लॉय वाइज जॉब कार्ड भी बना सकते हो उस केस में एक्स का जॉब कार्ड बनेगा। तो एक्स ने पहले जॉब 101 पे 2 घंटे काम किया, फिर जॉब 105 पे 4 घंटे काम किया, फिर जॉब नंबर 108 पे 2 घंटे काम किया। तो कितना काम हुआ? 4 + 2 6 + 2 8 घंटे काम हो गया एक्स का। एक्स का टोटल मिल गया, बट अब जॉब का टोटल नहीं मिलेगा। जॉब का टोटल चाहिए तो सभी एम्प्लॉयज का जॉब कार्ड ले लो, अलग अलग जॉब की एडिशन करते जाओ। आर यू ऑल गेटिंग इट? सॉरी, किसी एक सिमिलर जॉब की एडिशन करते जाओ, उस जॉब का भी टोटल मिल जाएगा। बट नाउ इट इज वी यूज कंप्यूटराइज सिस्टम, तो कंप्यूटर आपको ये टेढ़े मेढ़े रिपोर्ट्स सीधे करके देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मीनिंग ऑफ आइडल टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो बच्चों द कंपनी विल पे वेजेस बेस्ड ऑन द आवर्स वर्कड, सॉरी बेस्ड ऑन द आवर्स द वर्कर वाज प्रेजेंट। यानी वेजेस कौन से रिकॉर्ड के हिसाब से पे किए जाएंगे? टाइम कीपिंग रिकॉर्ड के हिसाब से। However, for the purpose of charging wages to the product, the company uses effective wage rate. ये पढ़ना है बच्चों, विदाउट फेल आपको ये पढ़ना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में करके दिया है मैंने, ओके। तो बच्चों द कंपनी विल पे द वेजेस फॉर द प्रेजेंट आवर्स ऑफ द वर्कर्स, मतलब वो कितने घंटों के लिए प्रेजेंट था। तो मान लेते कि 10 घंटों के लिए प्रेजेंट था, तो 10 घंटे की वेजेस देंगे। बट फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग वेजेस टू द प्रोडक्ट, हम जब प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो मान लो वर्कर ए ने प्रोडक्ट, नहीं तो यहाँ पे ही देता हूँ ना, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने, इज इट राइट? हाँ,
Let us understand this effective rate of wages with the help of below example. Suppose worker A has worked 8 hours, तो 8 घंटे काम किए वर्कर ने, तो वेजेस कितने घंटे के पे किए होंगे? 8 घंटे के. बट उसमें उसने प्रोडक्ट एक्स के लिए कितने घंटे काम किया है? 3 घंटे. ये कहां पे मिलेगा आपको? टाइम बुकिंग रिकॉर्ड में. टाइम बुकिंग में जॉब एक्स का जॉब कार्ड बना है ना, उसमें इस वर्कर ए ने कितना काम किया है? 3 घंटे. फिर वर्कर ए ने 3 घंटे जॉब वाई पे काम किया है, एंड फिर वर्कर ए ने 1 घंटा जेड के लिए काम किया. यानी अगर इफेक्टिवली देखते हो तो उसने 7 घंटे प्रोडक्टिव काम किया, प्रोडक्ट बनाने का काम किया. एम आई राइट? वेजेस उसको कितने घंटे के पे करे हमने? 8 घंटे के. वेज रेट 10 रुपीज पर आ रहा है, मतलब उसको वेजेस कितने रुपए के दिए? 80 रुपए के. लेकिन जब हम प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाएंगे तो एक्स के कॉस्ट शीट में वेजेस कितने घंटों के लगाएंगे? 3 घंटे के वेजेस लगाएंगे. और इसी रेट से हम लगाते हैं वेजेस, तो 3 घंटे के 10 रुपए के हिसाब से 30 रुपए हो जाएंगे. मतलब एक्स से वसूल कितने करेंगे वेजेस? 30 रुपए. फिर वाई से कितने वसूल करेंगे? वसूल मतलब समझ में आ रहा है ना? कॉस्ट शीट में जो जो नंबर लिखता हूं वो मैं मेरे कस्टमर से वसूल कर रहा हूं, क्योंकि कॉस्ट शीट में लिखे हुए नंबर के टोटल को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, एंड कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करते हैं और उतना सेलिंग प्राइस लगाते हैं. तो सेलिंग प्राइस अगर मैं ले रहा हूं कस्टमर से, तो मैं उसके पास से मेरा टोटल कॉस्ट भी ले रहा हूं और मेरा प्रॉफिट भी मांग रहा हूं. एम आई राइट और नॉट? तो चलो प्रॉफिट हटा दिया तो बचा टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है? उसमें वेज कॉस्ट भी है ना, तो वेज कॉस्ट कितना पकड़ा है अपने कॉस्ट शीट में? 30 रुपए. एम आई राइट? तो वाई के लिए 3 घंटे लगे, उसको 10 रुपए से वेजेस चार्ज करता हूं, मतलब इसी रेट से, जिस रेट से वेजेस पे कर रहा हूं उसी रेट से वेजेस चार्ज करता हूं. तो व्हाट विल हैपन? सी, 30 रुपए के वेजेस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, एंड 1 घंटे के वेजेस यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए, यानी आपके यहाँ पे 70 रुपए के वेजेस कलेक्ट हो जाएंगे. लेकिन पे कितने का करोगे? 80. क्यों फर्क पड़ रहा है? 1 घंटा उसने खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए या फिर ब्रेक्स के लिए यूज किया. ये तो स्वाभाविक है, होगा ही ऐसा. तो 1 घंटा 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए. तो बच्चों ये 80 का हिसाब है. बट ये 10 रुपए का भी चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. मैंने आपको पहले ही बता दिया, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड वेजेस पे करने के लिए होता है, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड वेजेस चार्ज करने के लिए होता है. आर यू गेटिंग इट? और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमेशा मुझे 10 रुपए का नुकसान होता रहेगा. तो बच्चों हमें देखना है कि ये 1 आवर जो आइडल टाइम है, जो आइडल टाइम है, क्या इसके वेजेस हमें हमारे प्रोडक्ट को चार्ज करने पड़ेंगे? आंसर डिपेंड करता है कि आपका आइडल टाइम नॉर्मल है या एबनॉर्मल. नॉर्मल है मतलब हमेशा ऐसा होने वाला है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बियर दैट लॉस बिकॉज माय प्रॉफिट मार्जिन इज कमिंग डाउन. नो, अगर मैं ये लॉस बियर करता रहूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नीचे आता रहेगा, तो मुझे मुझे वो नहीं चाहिए. इसलिए मैं क्या करूंगा? आइडल टाइम एडजस्टमेंट करूंगा, इन्फ्लेट करूंगा मेरे वेज रेट को. तो मैं ये बोलूंगा, बच्चों सुनिए, आइडल टाइम का ट्रीटमेंट, इफ इट इज नॉर्मल आइडल टाइम, इन्फ्लेट द वेज रेट. हाउ? टोटल वेजेस पेड लेने हैं आपको. क्या करना है? टोटल वेजेस पेड लेने हैं. कितने हैं? 80 रुपए. डिवाइड करना है उसको आर्स पेड फॉर से. पेड फॉर मतलब टाइम कीपिंग वाले आर्स. टोटल कितने आर्स पेड फॉर है? 8 आवर्स ना. 8 आवर्स पेड फॉर है. पेड फॉर कितने घंटों का पेमेंट किया है मैंने? 8 घंटों का. टाइम कीपिंग रिकॉर्ड का आवर्स लेना है माइनस नॉर्मल आइडल टाइम आवर्स जो कि 1 आवर है. यहाँ पे हमेशा नॉर्मल आइडल टाइम के आवर्स ही माइनस करना है. मान लो कभी कभार 2 घंटे का नुकसान हुआ तो 1 घंटा ही माइनस करना है, क्योंकि एबनॉर्मल टाइम हम कस्टमर को चार्ज नहीं करते. क्या ये बात आपके दिमाग में आ गई? हाँ, तो यहाँ पे 8 घंटे मैंने कौन सा लिया है? टाइम कीपिंग का डेटा लिया है. तो 8 घंटे माइनस 1 घंटे, तो मैं बोलूंगा कि मैंने 8 घंटे वेजेस पे करते समय 8 घंटे के पे करूंगा. बट बोलते समय क्या बोलूंगा? मैंने 8 घंटे के वेजेस पे नहीं किए है, मैंने 7 घंटे के वेजेस पे किया है. तो उससे क्या होगा? 80 डिवाइडेड बाय 7, तो 11 रुपए 42 पैसे रेट आ जाएगा. ये सब एक्सप्लेन किया है बच्चों यहाँ पे. So here we can see that 10 rupees of wages idle time we are paying but not recovering from customer. Therefore we need to understand the treatment of idle time. Idle time का treatment क्या है? The time during which no production is carried because worker remains idle but are paid. In other words, it is the difference between time paid and time booked. Normal idle time अगर है तो क्या करना है? ट्रीटमेंट पढ़ाता हूँ डायरेक्टली. इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो वो 10 रुपए आपके कॉस्ट में जाने चाहिए. ओके, कैसे जाएंगे? अगर आपका वर्कर डायरेक्ट वर्कर है तो इन्फ्लेट द नॉर्मल वेज रेट. कैसे?
एम्प्लॉय कॉस्ट पेड फॉर डिवाइडेड बाय आवर्स पेड फॉर, ये आवर्स पेड फॉर मतलब कौन सा रिकॉर्ड, टाइम कीपिंग या बुकिंग, टाइम कीपिंग, आवर्स पेड फॉर टाइम कीपिंग माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, इज इट राइट? तो इस सिचुएशन में हमारे एग्जांपल में क्या होगा, 11.42 का रेट आएगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? 11.42 का रेट आएगा। अब प्रोडक्ट एक्स को कितने वेजेस लगेंगे, 3 घंटे इंटू 11 रुपए 42 पैसे, वाई को कितने के 3 घंटे इंटू 11 रुपए 42 पैसे, एंड जेड को भी 1 घंटे इंटू 11 रुपए 42 पैसे। यानी मैं 10 से वेजेस नहीं चार्ज कर रहा हूं, मैं 11 रुपए 42 पैसे से वेजेस चार्ज कर रहा हूं कॉस्ट शीट में अभी। तो ऑटोमेटिकली टोटल 80 रुपीज आ जाएगा तीनों प्रोडक्ट को। यानी 80 रुपए जो आपने पेड किया था उसमें से एक्स को कितना लगाया 34, वाई को कितना लगाया 34, एंड जेड को कितना लगाया 11.42, ऐसे 80 रुपए वसूल किया आपने। तो आपका नॉर्मल था ना ये, इसलिए आपने वसूल भी नॉर्मली करना है। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, बट अगर यही टाइम एबनॉर्मल आइडल टाइम होता तो, यही टाइम अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम होता तो, एबनॉर्मल मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हुआ है, इस बार खाली 1 घंटा उसने टाइम पास किया है, वो हमेशा 8 घंटे काम करता ही है, तो उस केस में उसको इग्नोर करो और वेजेस 10 रुपए से ही चार्ज करते रहो। और जो 10 रुपए का नुकसान हुआ है ना आपको, वो आप कहां पे भेज दो, कॉस्टिंग पी एंड एल को भेज दो, ये प्रोडक्ट में मत लाओ, यानी वेज रेट इन्फ्लेट मत करो फिर। अंडरस्टूड? डू यू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? नहीं समझा तो एग्जाम्पल शांत दिमाग रख के करिए, आपको आएगा, मतलब आएगा। इतना डिटेल में लिख के दिया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, तो आइडल टाइम का ट्रीटमेंट समझ में आया बच्चों। अभी ये जो आइडल टाइम का ट्रीटमेंट यूज करके मैंने रेट निकाला, इसको कौन सा रेट बोलते हैं, इफेक्टिव वेज रेट। यानी इफेक्टिवली मुझे वेजेस कितने रुपए पर घंटे पड़े, 10 रुपए से पे किए थे, बट मैंने 7 घंटे के वेजेस काम के पे किए थे और 1 घंटे के वेजेस उसके ब्रेक के पे किए थे। तो इफेक्टिवली अगर देखूं तो मैंने 7 घंटे के वेजेस 80 रुपए पे कर दिए। इसका मतलब मेरे को पर आवर रेट कितने का पड़ा 11.42, एंड वही रेट मुझे प्रोडक्ट को लगाना चाहिए अगर मुझे इस बिजनेस में सर्वाइव करना है तो। अदरवाइज मेरे को हर वक्त 1 घंटे का नुकसान हो जाएगा एक एम्प्लॉय का। ऐसे सभी एम्प्लॉयज का आइडल टाइम कितना होगा? तो अगर हर वक्त आइडल टाइम होने वाला है और अगर हर वक्त मैं बियर करने लगूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो चीज आप डायरेक्टली कॉस्टिंग पी एंड एल को भेजते हो वो आप अपने कस्टमर को चार्ज नहीं कर रहे हो, आपके प्रॉफिट में से वो माइनस होगी, याद रखना। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो प्रॉफिट मार्जिन हमें कम नहीं करना है, तो वेजेस चार्ज करने पड़ेंगे। नॉर्मल के केस में करो ना, क्या दिक्कत है? जैसे आपके फैक्ट्री में आइडल टाइम है वैसे आपके कॉम्पिटिटर के फैक्ट्री में भी आइडल टाइम है, इज इट राइट ना? ऐसा है क्या कि आपके फैक्ट्री में जो वर्कर्स है वो खाना खाते हैं और आपके कॉम्पिटिटर के फैक्ट्री में जो वर्कर्स है वो खाना नहीं खाते? खाना तो सबको खाना है। 8 घंटे के जो काम करेगा वो 4 घंटे के बाद ब्रेक लेगा ही, आपको भी ब्रेक चाहिए कि नहीं? हाँ, आगे बढ़ते हैं। पेरोल प्रोसीजर, पेरोल प्रोसीजर बच्चों थकना नहीं है, किसी को जाना है तो जा सकते हो, आई डोंट माइंड, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी देख सकते हो, नॉट अ बिग डील। सब जाना चाहते हो तो सब जाओ, मैं अकेला बड़बड़ करके जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पेरोल प्रोसीजर क्या है, पूरा स्टेप वाइज यहाँ पे इस चार्ट में एक्सप्लेन किया है कि पैसे वेजेस कैसे पे किए जाते हैं। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ये पॉइंट वाइज पढ़ना है, देखो ऐसे। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, टाइम एंड अटेंडेंस कौन मेंटेन करता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 2 पे आना है, सारे एम्प्लॉयज के डिटेल्स किसके पास होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट, इन दोनों से डेटा लेता ही है पेरोल डिपार्टमेंट। और तीसरा काम करता है वेजेस एंड सैलरी शीट बनाता है, ठीक है ना? तो वेजेस एंड सैलरी शीट बना के किसको दी जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नंबर 4 काम क्या करता है, पेमेंट आफ्टर डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन। तो सारे डिडक्शन कंट्रीब्यूशन माइनस करके एम्प्लॉयज को पेमेंट कर देता है, इज इट राइट? एंड फिर उसके बाद जो कटिंग किया है वो कटिंग का अमाउंट कहां पे भर देता है, गवर्नमेंट को भर देता है। दिस इज अ वर्क ऑफ ए पेरोल डिपार्टमेंट एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इसको पेरोल प्रोसीजर बोला जाता है। क्लियर है क्या बच्चों? आगे बढ़ते हैं। वेजेस एंड सैलरी कैलकुलेशन। अब पेरोल डिपार्टमेंट ने जब डेटा लिया सबका सब, किसके पास से, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से एंड एचआर डिपार्टमेंट से, और उसके बाद एक शीट बनाई, ओके, वेजेस की शीट बनाई। तो वेजेस की शीट दिखती कैसी है, कुछ ऐसे दिखती है, पेस्लिप बोलते हैं इसको, ठीक है? अब इस पेस्लिप को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। इसमें वर्कर को जो जो दिया जाता है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, कन्वेंस, उन सब की टोटल को क्या बोला जाता है, ग्रॉस सैलरी। आप यहां पे देख रहे हो कहीं पे भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो वर्कर को पे करना ही नहीं है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ,
डायरेक्टली वर्कर के बिहाफ पे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में भरना है, मतलब वर्कर के नाम से ही भरना है, वर्कर के अकाउंट में भरना है डायरेक्टली, ये पैसा वर्कर के हाथ में नहीं देना है। सरकारी नियम है कि पीएफ को हर एम्प्लॉयर ने इतना इतना कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, तो ये पैसा डायरेक्टली वर्कर के बैंक अकाउंट में जाएगा। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? फाइन। तो ग्रॉस सैलरी में वो कभी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉइज कॉस्ट टू पीएफ इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में जो एम्प्लॉय को पे करना है वो वाला अमाउंट आएगा, तो 185 पे करना है एम्प्लॉय को, ये सबकी टोटल। अब उसमें से एम्प्लॉई ने खुद बोला है, एम्प्लॉई ने खुद बोला है पीएफ मेरा इतना मेरे सैलरी से माइनस करके एडिशनल भर दो। दिस इज व्हाट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड टू ईएसआई। जैसे एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, वैसे एम्प्लॉय भी बोल रहा है कि मेरे जो एक 185 की सैलरी आप मुझे देने वाले हो ना, उसमें से भी मेरा कंट्रीब्यूशन 12,000 माइनस करो और 4,000 रुपए ईएसआई का माइनस करो। तो हम कौन सा डिडक्शन करते हैं बच्चों? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या? एम्प्लॉयर का मैं डिडक्ट करूंगा कब? अगर ग्रॉस में इंक्लूडेड होता तब। एक क्वेश्चन में हमने किया था, देखो ग्रॉस में मैंने पहले ऐड किया और बाद में मैंने डिडक्शन में भी दिखाया। डिडक्शन में दो डबल अमाउंट दिखाई, लेकिन एम्प्लॉयर का जो ऊपर इंक्लूडेड था वो निकाल दिया एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एडिशनली माइनस कर दिया। अंडरस्टूड? क्लियर? हाँ, फिर इनकम टैक्स, गवर्नमेंट अपना टैक्स लॉ 10% टीडीएस 20% टीडीएस कर दिया, और फिर लोन वगैरह उसने ले लिया होगा उसका डिडक्शन, ऐसे उसके 48,000 कट किए। ओके, अब ये 48,000 जो कट किए तो कंपनी ने ये खुद के पास रखे क्या? नहीं, ये 16,000 एम्प्लॉय के खाते में भर दिए, ये 10,000 एम्प्लॉय के नाम पे टैक्स भर दिया, और ये उसने हमारे पास से ही लोन लिया था, या फिर मान लो किसी दूसरे बैंक से लोन लिया है, तो बैंक ने ऑर्डर दिया है कि कटिंग करके हमें डायरेक्टली भर दो, तो ये बैंक को दे दिया। या फिर हमारी ही कंपनी से लोन लिया है तो ये हमने पास रहा, हमारे पास रहेगा, फिर इंस्टॉलमेंट आया ऐसा दिखाएंगे, लोन अकाउंट में से कम करेंगे उतना बैलेंस। बोलो हाँ या ना? और फिर एम्प्लॉय के खाते में कितनी जाएगी नेट सैलरी? 1,37,000। अब जरा कॉस्टिंग के टर्मिनोलॉजी में मुझे बताओ, ये कटिंग छोड़ो, कटिंग कर रहा हूं मतलब मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे ये आगे जाके किसी को देना ही है, मतलब मैंने 1,85,000 दिए कि नहीं एम्प्लॉय को? नहीं सर 137 दिए, नालायक उसके खाते में 137 भरे, ये 16,000 उसके पीएफ अकाउंट में ईएसआई अकाउंट में भर दिए, ये 10,000 उसके लिए टैक्स भरा, मेरे अकाउंट से गया ही ना, और ये 22,000 उसका लोन का पेमेंट मैंने कर दिया। अरे बोलो ना बच्चों, हाँ, तो इनडायरेक्टली मैंने 185 तो दिया कि नहीं? तो ये कॉस्ट टू कंपनी कितना है? 185 तो है ही, प्लस ये छोड़ के मैंने और क्या पे किया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। तो बच्चों कॉस्ट टू कंपनी हमेशा याद रखना, लेबर कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉयर इज इक्वल टू ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। अगर ग्रॉस वेजेस में वो नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? फाइन। ग्रॉस वेजेस मतलब क्या? ग्रॉस वेजेस इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस लेस ऑल डिडक्शंस लाइक पीएफ ईएसआई टीडीएस। अभी एक्सप्लेन किया आपको, पे स्लिप देखो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेबर कॉस्ट पर आवर इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स, इज इट राइट? एंड इफेक्टिव लेबर आवर्स इज इक्वल टू, बच्चों लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे निकालना है? पर आवर इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट, ये जो निकाला ना मैंने टोटल कॉस्ट कंपनी का कॉस्ट, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स लेने हैं। अब इफेक्टिव लेबर आवर्स मतलब कौन से? टाइम पेड फॉर वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स। ये कंफ्यूज कर रहा है तो नॉर्मल आइडल टाइम यहां पे लिखना, गलती से उस साइड गया ना तो कंफ्यूज हो जाएगा आप। तो वर्किंग आवर्स मतलब कौन से आवर्स बच्चों? टाइम कीपिंग का, माइनस छुट्टियां वगैरह दी है आपने तो आइडल टाइम ही हुआ ना वो। ये दोनों के दोनों कौन से टाइम है? आइडल टाइम, दोनों के दोनों नॉर्मल आइडल टाइम है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है नॉर्मल आइडल टाइम ऐसे माइनस करना है डिनोमिनेटर से। तो बच्चों लेबर कॉस्ट यानी ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ को अगर आप इस नंबर से डिनोमिनेटर से सॉरी इससे आप डिवाइड करते हो तो व्हाट यू विल गेट? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर मिल जाएगा। और ये इफेक्टिव वेज रेट हम प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। तो मान लो कैलकुलेटर हमारा प्रोडक्ट है, इसको 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे इंटू दिस रेट। मान लो हमारा रिमोट कंट्रोल प्रोडक्ट है, तो रिमोट कंट्रोल का
टाइम मान लो इसको बनाने के लिए 3 घंटे लगता है, तो 3 घंटे इंटू वट एवर रेट यू हैव कैलकुलेटेड। बट इफेक्टिव वेज रेट लेना है, जो वेज रेट पे करते हो वो मैं चार्ज नहीं करता हूं, सुन रहे हो क्या? जो वेज रेट हम पे करते हैं, 10 रुपए पे करते हैं, 10 रुपए चार्ज नहीं करना है, 11 रुपए 42 पैसे चार्ज करना है। आगे मुझे लगने वाला ये सब, ओके। क्यूमुलेटिव रिवीजन करना सीख लो बच्चों, जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूमुलेटिव रिवीजन होने चाहिए। अभी ये लेक्चर्स बना रहे हैं ना हम लोग, इसके छोटे छोटे क्लिप्स बना के देने वाला हूँ। कभी संडे को समय मिला 3 चैप्टर एक साथ सुन लो, बार बार ये सारी चीजें सुनेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएंगे, और आइडिया क्लियर हुए तो एग्जाम्पल सॉल्व करना एकदम आसान है। 80 90 99 पक्के, देखो 100 में से 100 आ सकते इसमें, इतना इजी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करके जाओगे तो। एंड इमेजिन पहला ही पेपर आपके ग्रुप 2 का और आपने इसमें 80-90 मार्क्स लाए, तो बात क्या जबरदस्त। आगे के पेपर का प्रेशर ही कम हो जाएगा आपका, इसका मतलब आगे के पेपर में कम नहीं पढ़ना है, तो वहां पे भी दबा के मार्क्स लाने हैं, अच्छा रैंक आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। इज इट राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया है, देखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स, सॉरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल अमाउंट टू पीएफ एंड ईएसआई। तो चलो जरा नलय को बता दो, 1,85,000 की ग्रॉस सैलरी, एम्प्लॉयर पीएफ एंड ईएसआई को 16,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कैसे निकाला समझा ना? 12,000 का पीएफ एंड ईएसआई सेम कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे बोला है देखो। तो ये ऐड करना है, तो 185 प्लस ये सॉल्व करके दिया था मैंने आपको 16,000, 2,01,000 टोटल खर्चा आया, बराबर है क्या? 2,01,000 टोटल खर्चा आया क्या? हाँ, डिवाइडेड बाय, अब इफेक्टिव आवर्स करना पड़ेगा। इफेक्टिव आवर्स इस साइड में निकाल दूं क्या? नॉर्मल वर्किंग डेज 25 होते हैं महीने में, ये महीने का सैलरी है, 8 घंटे होते हैं, तो 25 इंटू 8 ये कितने घंटे काम करता है? 200 घंटे काम करता है। उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम इज 1 आवर एवरी डे, तो 25 दिनों का 1 आवर यानी 25 घंटे तो चले गए। और छुट्टियां बिट्टियां है क्या इसको? नहीं, उसके बारे में बात नहीं की है। तो बेटा 175 घंटे इफेक्टिव काम हुआ, तो हम बोलेंगे कि 2,01,000 हम कितने घंटों के लिए दे रहे हैं? 175 घंटे के लिए। कितना आया आंसर? देखा आपने, क्रॉस चेक किया, बराबर है ना? तो 1148 रुपीज पर आवर से हम वेजेस चार्ज करेंगे प्रोडक्ट को। पेमेंट हम भले कौन से भी रेट से कर रहे हैं, चार्ज हम इसी रेट से करेंगे। यानी 1 घंटा अगर फैक्ट्री में किसी भी प्रकार का वर्कर का काम होता है, तो हम कितने रुपए वसूल करेंगे उस प्रोडक्ट से? 1148 रुपीज। तो कैलकुलेटर बनने दो, रिमोट को बनने दो फैक्ट्री में, या फिर इरेजर को बनने दो। 1 घंटा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम हुआ तो मैं वेजेस कितने रुपए लगाऊंगा? 1148। दिस इज हाउ वी चार्ज वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट बनाते समय आपको क्या बताया जाता था? डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 20 आवर्स फॉर यूनिट एंड वेज रेट पर आवर इज 10 रुपीज। तो आप इमीडिएटली 20 इंटू 10 200 रुपए लिखते थे कि नहीं? तो वो 10 रुपए इफेक्टिव वेज रेट था, ये मत भूलिएगा। समझ में आया ना? अभी हम डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जाके वापस पीछे आके पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेवर फॉरगेट दिस, सिर्फ आगे 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 नहीं जाना है, पिछला सब ज्ञान ध्यान में रख के आगे जाना है, फिर समझेगा। आगे बढ़ता हूं, फिर क्वेश्चन 1 2 3 4 सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन है, देखो। फिर आता है ओवर टाइम। सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ा है उसी ऑर्डर में, उसमें से अभी आपको पढ़ाई करते समय क्वेश्चंस एलिमिनेट करते जाना है। जो इजी लगते हैं उसको एलिमिनेट करो, जो एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं करना है। हर क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करना जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन डन बाय यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। ओवर टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज नोन एज ओवर टाइम वर्क। ओके, ओवर टाइम वर्क में बच्चों, ओवर टाइम वर्क में वेजेस डबल रेट से पे किए जाते हैं, राइट? तो बच्चों अगर मान लो हमारे फैक्ट्रीज एक्ट की ही बात करूं मैं, यहां पे नियम लिखा हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में क्या नियम है? अगर आप डेली बेसिस का कैलकुलेशन यूज कर रहे हो, आईसीएआई का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैंने, ये चीज आपको लिख के दी है, बुक में चेक करना। आईसीएआई का नियम क्या है? अगर आप डेली रूल अप्लाई करते हो, अगर आप डेली रूल अप्लाई करते हो तो आप वीकली रूल के बारे में सोचोगे नहीं। फैक्ट्रीज एक्ट का रूल है कि डेली अगर 9 घंटे क्रॉस किए, यानी 9 घंटे तक नो ओवर टाइम, 9 घंटे के ऊपर जो भी टाइम काम हुआ
उसको ओवर टाइम माना जाता है। कौन सा टाइम? ओवर टाइम। एंड फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार ओवर टाइम में डबल वेजेस पे करने। कितने? डबल। अगर आपके क्वेश्चन में बोला 1.5 टाइम्स पे करने तो 1.5 टाइम्स पे करो, शायद उनको फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जहां पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है वहां पे डबल रेट से वेजेस पे करना है। इज इट क्लियर? मोस्टली डबल ही होता है, आपने देखा है एग्जांपल्स में। हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनना, वीकली कैलकुलेशन में बता रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आगे के क्वेश्चन समझने के लिए। तो मंडे को मान लो 9 घंटे काम किया, ट्यूसडे को 9 घंटे, वेडनेसडे को 9 घंटे, थर्सडे को 9 घंटे, फ्राइडे को 10 घंटे काम किया, एंड सैटरडे को मान लो 9 घंटे काम किया। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीक में एक दिन भी अगर उसने 9 घंटे से ऊपर काम किया है तो हम डेली रूल अप्लाई करेंगे। इज इट राइट? तो यहाँ पे ओवर टाइम कितने घंटे का हुआ? 1 आवर का। टोटल टाइमिंग देखो जरा बच्चों इसका, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9, 55 आवर्स काम कर रहा है। करेक्ट है क्या? देखो जरा, इज इट राइट? 55 आवर्स काम कर रहे हैं। हाँ, बट 55 आवर्स में मैं 1 घंटा ही ओवर टाइम मानूंगा और बाकी सारे आवर्स नॉर्मल टाइम मानूंगा। तो वेजेस कैसे निकलेंगे? 54 आवर्स के वेजेस अगर 10 रुपए पर आवर रेट है तो 10 रुपए पे करेंगे। पेमेंट, हाँ ये हमारा पेमेंट का रेट है, इफेक्टिव रेट नहीं है ये। वेजेस पे करने की बात कर रहा हूं। पेमेंट करते समय रेगुलर रेट लेना है, प्रोडक्ट को लगाते समय इफेक्टिव रेट लेना है। पहले पे कर रहा हूं, वर्कर सामने है, खड़ा रहा है यहाँ पे, पेमेंट दे दो करके, ये रेट लगाओ 10 रुपए। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगले 1 घंटे के लिए मैं कितने रुपए वेजेस दूंगा? 20 रुपए के। तो इस 55 आवर्स को मैं ऐसे पे करूंगा, तो ये कितना आएगा? 540, और ये 20, इसको इस वर्कर को 560 रुपए के वेजेस दूंगा। सुन रहे हो ना? 560 रुपए के वेजेस दूंगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप वीकली रूल अप्लाई करते हो तो वीकली रूल क्या है फैक्ट्रीज एक्ट का? 48 आवर्स तक नॉर्मल माना जाता है एंड उसके ऊपर ओवर टाइम माना जाता है। तो इसके ऊपर कितना गया? 55 माइनस 48। तो इस केस में तो इसको 7 घंटे के ओवर टाइम वेजेस मिलने चाहिए, तो 7 घंटे को डबल रेट से पे करना पड़ेगा एंड 48 आवर्स को सिंगल रेट से पे करना पड़ेगा। 480 यहाँ पे आएगा, 140 यहाँ पे आएगा, 480 प्लस 140 कितना होता है? तो यहाँ पे तो वेजेस ज्यादा जा रहे हैं उसको। तो बच्चों और है, कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन क्या है कि दोनों में से जो हायर है वो पे करना है, बट आईसीए का इंटरप्रिटेशन क्या है? बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें आईसीए का सुनना है। आईसीए ने सारे क्वेश्चंस में पहले डेली लिमिट लगाने का प्रयास किया, और एक भी दिन अगर डेली 9 घंटे क्रॉस हुए तो बात खत्म, डेली लिमिट लगाना है, हमें यही वेजेस पे करने हैं। अंडरस्टूड? हमें इसकी तरफ देखना ही नहीं है, यानी डेली लिमिट क्रॉस हुआ, बात खत्म, डेली वेजेस वाला सिस्टम लगाएंगे, वीकली छोड़ देंगे हम लोग। क्योंकि और है तो ऐसा भी इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, वीकली पे जाना ही नहीं है, डेली फॉलो कर रहे हो तो बात खत्म। लेकिन मान लो यहाँ पे भी 9 घंटे होता तो ये डेली जा ही नहीं रहे कहीं पे, ऊपर ओवर टाइम 0 लग रहा है इसका, तो अब वीकली अप्लाई करो। तो वीकली के हिसाब से वेजेस कितने होंगे? 48 इंटू 10, 480, और अब इसका 54 आवर्स टाइम हुआ ना, 54 माइनस 48, 6 घंटे को ओवर टाइम से 20 रुपए से पे करेंगे, तो कितना आया? 120। समझ में आया क्या? तो अब इसके वेजेस 480 प्लस 120, 600 आएंगे। लेकिन डेली के हिसाब से खाली 54 इंटू 10 ही आते, 540। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि डेली ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है ओवर टाइम, बट वीकली हो गया अभी। तो शायद फ्राइडे को 10 घंटा काम करना, वर्कर को समझना पड़ेगा कि फ्राइडे को 10 घंटे काम नहीं करना चाहिए था, 9 घंटे ही कर देता तो ज्यादा कमा लेता। एम आई राइट? हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है कि आपको? हाँ, अब बात करते हैं इफेक्टिव रेट कैलकुलेशन की। ये पेमेंट की बात हुई, ये समझ में आना चाहिए घड़ी घड़ी, ये पेमेंट की बात हुई। अब मैं पेमेंट करते समय, चलो मैं वापस डेली वाले स्कीम पे आ जाता हूं। तो बच्चों कैसे वेजेस निकाले थे हमने? 54 इंटू 10, 540। करेक्ट है क्या अरमान जी? थकना नहीं है। एंड 9 घंटे, सॉरी 1 घंटा इंटू 20 रुपीज, 20 रुपए, तो 560 है। एम आई राइट? कितना आया? 560। सब लोग हो ना मेरे साथ? हाँ, तो 560 रुपए के वेजेस पे किए। अब ये कस्टमर को चार्ज करने। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे मैं 20 रुपए के वेजेस जरूर पे कर रहा हूं, बट उसमें 10 रुपए क्या है? रेगुलर नॉर्मल वेजेस है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं?
एंड ये 10 रुपए क्या है, ये 10 रुपए क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम है। समझ में आ रहा है क्या? वी आर डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ओवर टाइम प्रीमियम। क्या ये कस्टमर को लगने चाहिए? 5 प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम के 5 ट्रीटमेंट दिए आपको, कितने? 5। ठीक है, तो बच्चों उसमें से पहला ट्रीटमेंट, अगर आपका ओवर टाइम फैक्ट्री में नॉर्मली होता है, मतलब आपके फैक्ट्री में वर्कर्स ही कम है, तो आप लोगों को ओवर टाइम प्रीमियम पूरे साल भर में जितना पे करते हो ना, वो पूरे सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर स्प्रेड करना है, यानी आपको वेज रेट इन्फ्लेट कर देना है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा बेटा, 560 रुपए डायरेक्ट वेजेस से समझूंगा, और ये कितने घंटों के लिए दिए मैंने? 54 आवर्स के लिए दिए है, बात खत्म। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे गलत वेजेस निकाले रे, 54 इंटू 10 किया मैंने यहाँ पे। हाँ, तो 1 आवर का यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपीज ही जाना चाहिए। आई एम सो सॉरी, नहीं तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करना चाहिए था, 53 इंटू 10 एंड 1 इंटू 20। जरा इसको करेक्ट करो, 53 इंटू 10 कितना आता है? 530, और यहाँ पे 20, तो 550 रुपए के वेजेस होंगे। तो मैं यहाँ पे 550 डिवाइडेड बाय स्ट्रेट अवे क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय स्ट्रेट अवे क्या कर दूंगा, 54 आवर्स कर दूंगा। कितने आवर्स कर दूंगा? 54। मतलब इनडायरेक्टली मैंने प्रीमियम पकड़ के 550 रुपए के वेजेस पे कर दिए एंड 54 आवर्स के लिए पे कर दिए, तो इन्फ्लेट हो गया ना रेट। पहले रेट कितना था? 10 रुपए, अब कितना होता है देखो, 550 डिवाइडेड बाय 54। तो ओवर टाइम प्रीमियम सभी आवर्स के ऊपर बढ़ गया। दिस इज द ट्रीटमेंट नंबर 1, प्रीमियम ऑफ ओवर टाइम, यानी कितना? 10 रुपए। 10 रुपए आपको 54 आवर्स पे स्प्रेड कर देना है। देखो ना आप पर आवर कितना बढ़ेगा, तो 0.18 बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो 10.18 आ रहा है कि नहीं? 550 डिवाइडेड बाय 54, अरे बोलो बच्चों, 550 डिवाइडेड बाय 54, 10.25 समथिंग आ रहा है। तो सभी आवर्स के ऊपर वो स्प्रेड हो रहा है। आर यू ऑल गेटिंग इट? प्रीमियम आपको सभी आवर्स के ऊपर स्प्रेड कर देना है। इज इट राइट? यस। तो बच्चों यही 54 आवर्स बाद में प्रोडक्ट ए के लिए लगेंगे, बी के लिए लगेंगे, सी के लिए लगेंगे। तो ए को कितना टाइम लगा, इनटू दैट न्यू रेट यू विल अप्लाई, ऑटोमेटिकली ओवर टाइम प्रीमियम भी आपके प्रोडक्ट के वेज कॉस्ट में ही चला जाएगा। आई रिपीट, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन समझा क्या? फैक्ट्रीज एक्ट में याद क्या रखना है, डेली लिमिट्स अप्लाई हुआ है तो वीकली की तरफ देखना भी नहीं है, एंड डेली में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वीकली चेक करना है। ओके हाँ, ओवर टाइम पेमेंट इज इक्वल टू नॉर्मल पेमेंट प्लस प्रीमियम पेमेंट, करेक्ट? नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रीमियम पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, बट बिफोर दैट, ओवर टाइम अच्छा होता है या बुरा? कभी कभार हुआ तो अच्छा होता है, रोज हो रहा है बुरा है, क्योंकि वर्कर को आदत लग जाती है एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में ओवर टाइम में ही काम करता है। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर ओवर टाइम रेगुलरली किया जाता है तो वेज रेट को इन्फ्लेट करो। कैसे? टोटल वेजेस इंक्लूडिंग ओटी प्रीमियम ले लो, प्रीमियम भी वेजेस में ही ले लो, एंड डिवाइड करो उसको आपके इफेक्टिव आवर्स से। इफेक्टिव आवर्स में ओवर टाइम भी आ सकता है, आइडल टाइम भी आ सकता है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको आए नहीं है, बट कभी कभार ओवर टाइम वाला भी क्वेश्चन हो सकता है और उसमें आइडल टाइम भी दे सकते हैं। तो टोटल वेजेस कैसे, रेट कैसे निकालोगे? इफेक्टिव वेज रेट, टोटल वेजेस पेड इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम डिवाइडेड बाय आवर्स पेड फॉर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ये जो रेट आया ना नया वाला इन्फ्लेटेड, वही डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। यानी न्यूमरेटर में ओवर टाइम प्रीमियम भी लेना है एंड डिनोमिनेटर में नॉर्मल आइडल टाइम भी माइनस करना है। इज इट क्लियर? फाइन। अगर मान लो कस्टमर रेडी है टू बियर द ओवर टाइम प्रीमियम, यानी कस्टमर के रिक्वेस्ट पे जॉब बना के दे रहे हो, तो ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या है? डायरेक्ट वेजेस से समझना है ओवर टाइम प्रीमियम को, उसी जॉब को लगेगा जिस जॉब के लिए किया है। ओवरटाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, तो ओवरटाइम को फैक्ट्री ओवरहेड समझना है। मान लो जनरली ओवरटाइम हम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार एक्स्ट्रा सीजनल नेचर का होने के कारण ऑर्डर ज्यादा आ जाती है, तो उस केस में आप ओवरटाइम प्रीमियम को डायरेक्ट वेजेस में लोगे ही नहीं, कहां पे भेजोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में भेजोगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा मतलब ओवरहेड चैप्टर में जाएगा वो, और वो ओवरहेड्स कैसे प्रोडक्ट में आते हैं वो ओवरहेड चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। यानी उसको फैक्ट्री ओवरहेड समझना है, वेजेस कॉस्ट समझना ही नहीं ओवर टाइम प्रीमियम को। बट बच्चों ओवर टाइम प्रीमियम को फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेके जाना है। ओवर टाइम आवर्स का अगर आप 20 रुपए से पेमेंट कर रहे हो तो उसमें से 10 रुपए क्या है? नॉर्मल वेजेस है,
वो हमारे वेजेस में आएंगे, और ऊपर के 10 रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, यानी डबल अमाउंट, दूसरा अमाउंट डबल करने के कारण जो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो 10 को फैक्ट्री ओवरहेड्स मानना है. इज इट क्लियर? एंड ओवर टाइम इज वर्कड इन अ डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट का फॉल्ट है तो उस डिपार्टमेंट को चार्ज करो, यानी ओवरहेड बन गया वापस. ओके. एंड ओवर टाइम वर्क ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन सच एज फ्लड, तो एबनॉर्मल रीजन से हुआ तो ओवर टाइम डायरेक्टली कहां पे चला जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल को. ठीक है बच्चों. सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव वहां पे स्ट्रीम नहीं किया, रहने दो अभी. ठीक है. तो बच्चों टोटल कितने मेथड्स है? 4. कौन से? टाइम रेट, देन पीस रेट, देन हालसे प्रीमियम प्लान, एंड देन रोआन प्रीमियम प्लान. ठीक है. मेथड 4 है, लेकिन ये 4 मेथड शुरू करने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है? कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट. राशि जी ध्यान देना है. ओके. अभी आप बताएंगे, माइक देता हूं मैं, रुकिए. व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? चलो बताइए फटाफट. व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? नहीं राहुल जी. व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? देखो ये प्रीति जी को बहुत इच्छा हो रही है माइक पास करने की. चलो चलो बताओ, केतन बताओ, व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? असू दे, तुला कुठे गायला सांगा लागले. व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? Standard hours. स्टैंडर्ड आवर्स आर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. तो बच्चों जब कभी भी आपको स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? वर्कर का एक्चुअल आउटपुट ढूंढना है. इज इट राइट? तो वर्कर ने एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया है, उसको आपके स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में कितना समय लगना चाहिए था. अब स्टैंडर्ड टाइम कौन डिसाइड करता है? ऑलरेडी डिस्कस. टाइम सॉरी इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है. उसके लिए वो कौन सा स्टडी करता है? टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी करता है. इज इट राइट? फाइन. तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया होता है, जैसे कि 1 यूनिट को कितने घंटे लगेंगे? 2 आवर्स लगेंगे. तो वर्कर ने अगर एक्चुअल में 500 यूनिट बनाए हैं तो उसको कितने घंटे लगने चाहिए? 1000 घंटे लगने चाहिए. ये 1 यूनिट का स्टैंडर्ड आवर्स है 2 घंटे, और ये 500 यूनिट का क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स ही है. 2 घंटे भी स्टैंडर्ड आवर्स है, लेकिन वो कितने यूनिट्स के लिए? 1 यूनिट के लिए. वेराज 1000 घंटे भी स्टैंडर्ड आवर्स है, लेकिन कितने यूनिट के लिए? 500 यूनिट के लिए, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है. इज दिस क्लियर? चलो लकी हो कि 2-2 बार सुनने को मिल रहा है. ठीक है. हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों. फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स हो गया. कंसेप्ट ऑफ टाइम सेव्ड समझते हैं बच्चों. स्टैंडर्ड आवर्स मतलब ही क्या होता है? टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट. टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब इतने टाइम में एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था. कितने घंटे निकाले हमने? 1000 घंटे. बट मान लो यही काम उसने 800 घंटों में किया है, तो व्हाट इज 800 आवर्स? एक्चुअल आवर्स. व्हाट इज 800 आवर्स? एक्चुअल आवर्स. तो बच्चों 800 घंटे एक्चुअल आवर्स के हो गए. तो 1000 माइनस 800 कितना हुआ? 200 घंटे. क्या हुआ ये? टाइम सेव्ड. तो ऑलवेज रिमेंबर टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन. टाइम अलाउड मतलब कौन सा टाइम होता है? स्टैंडर्ड आवर्स. टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर्स. टाइम सेव्ड मतलब स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. वन मोर पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए, एक्चुअल आवर्स हमेशा कम होने चाहिए, तभी टाइम सेव्ड आएगा. अदरवाइज टाइम सेव्ड विल बी जीरो. टाइम सेव्ड कैन नॉट बी नेगेटिव. टाइम सेव्ड विल बी कंसिडर्ड एज जीरो. आगे बढ़ते हैं. आगे है कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट. अभी हमारे वेज कैलकुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाद में इफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए हमें स्टैंडर्ड आउटपुट भी कैसे निकालना है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इफिशिएंसी के रेशियो में 2-2 फॉर्मूलाज है. तब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड आउटपुट. चलो व्हाट इज स्टैंडर्ड आउटपुट? स्टैंडर्ड आउटपुट इज स्टैंडर्ड आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्चुअल आवर्स. एम आई राइट? आउटपुट लिखा है तो आवर्स ढूंढने पड़ेंगे. इज इट राइट? हाँ. तो एक्चुअल आवर्स कितने काम किए थे बच्चों? 800 घंटे. तो हमने स्टैंडर्ड टर्म में कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए थे? अगर 1 यूनिट को 2 घंटे लगते हैं तो 800 घंटों में कितने यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए थे? 400 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए थे. यानी अपेक्षित प्रोडक्शन 400 यूनिट का था, लेकिन उस एम्प्लॉय ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 500 यूनिट. तो बेटा 500 माइनस 400 कितना बचा? 100 यूनिट्स एक्चुअल, सॉरी क्या हुआ? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ. 100 यूनिट्स
एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। सर इसका क्या उपयोग है? कुछ नहीं, आपको बस इफिशियंसी समझ में आ रही है वर्कर की, इसका हमारे वेज कैलकुलेशन के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बट आगे के चैप्टर्स में कभी कभार आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया जाएगा, तो उस फॉर्मूला का यूज करके, इफिशियंसी रेशियो का फॉर्मूला का यूज करके हमें एक्चुअल आउटपुट भी पता चल सकता है। क्लियर है बच्चों? फाइन। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी तब ये पढ़ लेना। इज इट क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो वेज सिस्टम्स की बात कर रहे थे, टाइम रेट, पीस रेट, देन प्रीमियम बोनस प्लान के अंडर हल्से प्लान एंड रोवन प्लान। टाइम रेट के वेजेस कैसे निकालने हैं? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। अगर डेटा जो दिया है उसमें रेट पर आवर अवेलेबल है तो आवर्स वर्कड लेना। इज इट राइट? बट कभी कभार क्वेश्चन में रेट पर डे दिया जाता है, तो उस केस में आप नंबर ऑफ डेज वर्कड भी ले सकते हो, या फिर ये रेट पर डे को रेट पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो एंड आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर कर सकते हो। कैसे भी करो, डेली वेजेस ऐसे निकलते हैं टाइम वेज, टाइम रेट के हिसाब से। अगला मेथड है पीस रेट मेथड। टाइम रेट मेथड का क्या ड्रॉबैक है? कोई भी वर्कर हो, उसका प्रोडक्शन नहीं देखा जाता है, वो कितने टाइम के लिए प्रेजेंट था वो देखा जाता है। तो सारे वर्कर्स अगर सेम टाइम के लिए प्रेजेंट है, तो कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सबको सेम वेजेस मिलेंगे। बट पीस रेट सिस्टम में वेजेस ज्यादा किसको मिलेंगे? जो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा। हाउ डू यू कैलकुलेट वेजेस अंडर पीस रेट सिस्टम? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। पीस रेट कैसे निकाला जाता है? पीस रेट डायरेक्टली नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, कभी कभार दिया जाता है, कभी कभार आपको निकालना पड़ता है। तो टाइम रेट को कैसे कन्वर्ट करना है पीस रेट में? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, पीस रेट इज इक्वल टू वेजेस पेड फॉर 1 आवर, बराबर है क्या? तो 1 आवर का आपका आवरली रेट होता है, आपके पास दिया होता है। अपने क्वेश्चन में कितना रुपए है? नीचे यहाँ पे देखो 90 रुपीज है, डिवाइडेड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आउटपुट ही लेना है, स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर लेना है। इज इट क्लियर? तो बच्चों वेजेस पेड इन 1 आवर कितने हैं अपने क्वेश्चन में? 90 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट एक्सपेक्टेड इज 3 रुपीज। तो पीस रेट पर यूनिट कितना आएगा? 30 रुपए। यानी आप 90 रुपीज देते हो, 3 यूनिट प्रोड्यूस करके लेते हो स्टैंडर्ड टर्म में, तो आप 1 यूनिट को 30 रुपए खर्चा करते हो एक प्रकार से। दिस इज योर वेज रेट पर पीस। अब कितने यूनिट बना रहे हैं? ए ने 80 यूनिट बनाए, तो 80 इंटू 30 विल बी द वेजेस ऑफ ए, 120 इंटू 30 विल बी द वेजेस ऑफ बी, एंड 150 यूनिट्स इंटू 30 will be the wages of C. Obviously C will get more wages here, but they will get formula, जो ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो ज्यादा कमाएगा, तो सब लोग ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। एक्सेसिव रेट से प्रोडक्शन होगा, आपके फैक्ट्री का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इज इट राइट? इन दोनों मेथड्स में, टाइम रेट एंड पीस रेट में, हम इंसेंटिव्स नहीं दे रहे, हम इंसेंटिव्स नहीं दे रहे। बट बच्चों और आगे 2 मेथड्स है, कौन से? हल्से प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्रीमियम प्लान। एम आई राइट? तो हल्से प्रीमियम प्लान में वेजेस इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हल्से प्रीमियम प्लान हो या रोवन प्रीमियम प्लान, सबसे पहले हमें कौन सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? टाइम सेव्ड का, टाइम अलाउड, टाइम टेकन एंड टाइम सेव्ड। टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर्स, टाइम सेव्ड इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। कभी उल्टा नहीं करना है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स ही टाइम सेव्ड होता है। इज इट राइट? हाँ, तो वेजेस अंडर हल्से प्लान इज इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तो हल्से प्रीमियम प्लान क्या बोलता है? जो भी टाइम सेव्ड किया है वर्कर ने, उससे हमारे फैक्ट्री का पैसा बचा ना। टाइम सेव किया मतलब जिस काम को करने के लिए 10 घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसने वो 8 घंटे में कर लिया, तो उसको वेजेस कितने घंटे के पे करोगे? 8 घंटे के ही वेजेस पे करोगे, यानी 2 घंटे के वेजेस कम हुए ना, तो कंपनी की बचत हुई ना। तो उस 2 घंटे के वेजेस जो कम हुए ना, इनटू आपका रेट पर आवर मान लो 30 रुपए है, तो 60 रुपए बचे कि नहीं आपके? तो 60 रुपए में से 50% वर्कर को दे दो खुश होके, वो भी खुश हो जाएगा। नहीं तो उसको बुरा लगेगा कि मैंने काम कम फास्ट करके मेरा रेगुलर वेजेस कम करवा दिया। जहां पे मुझे 10 घंटे के वेजेस मिल सकते थे इस काम के लिए, वहां पे मैं 8 घंटे पे सेटल हो रहा हूँ। यानी 30 रुपए के हिसाब से इसको 300 रुपए मिलते अगर 10 घंटे में वो काम करता, तो आराम से इधर उधर देखते हुए। बट इफिशियंसी दिखा कि उसने 2 घंटे बचा तो लिए, लेकिन वेजेस उसके कितने पे आ गए? 8 घंटे इंटू 30 रुपए यानी 240 पे आ गए, यानी 60 रुपए का नुकसान हुआ उसको, जो कंपनी का फायदा है।
तो कंपनी बोलती है कि उसके 2 घंटे बचाए ना उसने, तो उसका आधा बेनिफिट उसको दे दो। अब वर्कर को क्या फायदा हुआ देखो, 60 में से 30 मिले तो नुकसान उसको कितने का हुआ, 30 का। बट उस नुकसान के बदले उसको 2 घंटे काम भी तो कम करना पड़ा, वो 2 घंटे ऑफिस से पहले निकल जाएगा। एम आई राइट और नॉट? या फिर और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उन 2 घंटों में, और पैसे मिलेंगे उसको। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो बच्चों जो टाइम बचाएगा ना उसके ऊपर 50% बोनस किसको दे देना है, वर्कर को दे देना है। इज इट क्लियर? रोहन प्लान में भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बोनस इज डिफरेंट। ओके, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू, ये वापस से क्या निकालना है बच्चों, बेसिक वेजेस। ये बेसिक वेजेस है ना, बिना इंसेंटिव के। तो बेसिक वेजेस का टाइम सेव टू स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड का टाइम अलाउड के साथ जो प्रोपोर्शन आता है, परसेंटेज आता है, वो डायरेक्टली बेसिक वेजेस पे लगाना है। बच्चों ये फॉर्मूला का मैजिक आपने देखा एक एग्जांपल में, क्या होता है, बोनस अंडर हल्से प्लान एंड रोवान प्लान एट 50% वेयर टाइम सेव्ड इज 50% ऑफ टाइम अलाउड, या फिर वेयर टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड। बोनस अंडर हल्से प्लान एंड रोवान प्लान इज सेम, बट एज सुन एज टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ टाइम अलाउड, यानी मान लो 10 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है, बट वर्कर उसको 4 घंटे में खत्म कर रहा है, इसका मतलब कितने घंटे बचा रहा है, 6 घंटे। 6 घंटे आउट ऑफ 10 आवर्स, यानी 60% टाइम बचा रहा है। इज इट अ कॉमन सिचुएशन? नो, इट शुड नॉट हैपन। आपका स्टैंडर्ड गलत हो सकता है यहाँ पे। तो रोवान प्लान में अगर टाइम सेव्ड 50% से ज्यादा हो जाता है टाइम अलाउड के कंपैरिजन में, तो ये फॉर्मूला उल्टा वर्क करना शुरू करता है और इंसेंटिव नीचे आने शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसा मेथड है जो अर्ली स्टेज में मोस्ट ऑफ द वर्कर्स कौन से कैटेगरी में फॉल करेंगे, जिनका टाइम सेव्ड 50% ऑफ टाइम अलाउड से कम होगा। अगर 10 घंटे दिए तो कितना बचा लेगा, 1 घंटा बचा लेगा। कोई वर्कर 2 घंटा बचा लेगा, कोई एकदम ही भारी एकदम है तो 3 घंटे बचा लेगा, कोई एकदम मतलब रजनीकांती है 4 घंटे बचा लेगा। तो 40% टाइम बचा सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। तो अगर टाइम सेव्ड 50% से कम है टाइम अलाउड का, तो रोवान प्लान हालसे से ज्यादा बोनस देता है, यानी वर्कर के लिए बेनिफिशियल है। बट जैसे ही टाइम सेव्ड 50% क्रॉस करना शुरू कर देता है, आपको समझ में लेना है कि फैक्ट्री की कोई गड़बड़ हुई है स्टैंडर्ड सेट करते समय। इसीलिए तो मतलब मान लो एक आध एग्जांपल सॉल्व करना है और मैं आपको 2 घंटे देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो व्हाट विल हैपन, आप उसको 5 मिनट में सॉल्व करके गप्पे मारोगे। इज इट राइट और नॉट? तो मेरी गलती हुई ना, मैंने आपको 2 घंटे नहीं देने चाहिए थे। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को बचाता कौन सा मेथड है, रोवान सिस्टम, क्योंकि 50% से ज्यादा टाइम से होने लगा तो रोवान सिस्टम के अंडर इंसेंटिव घटते जाते हैं। इज इट क्लियर? फाइन। तो इसके ऊपर भी हमने ये एग्जांपल सेम वाला सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर। बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल आप जरूर करिए, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और उसके बाद आप बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाइए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इन मेथड्स के ऊपर है। उसके बाद एक ही कंसेप्ट है, कौन सा, लेबर टर्नओवर का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। लेबर टर्नओवर मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ change, sorry, it is a ratio of change in labor force, it is a ratio of change in labor force, it expresses rate of change in the composition of labor force during a specified period। तो बच्चों इसके कॉजेस, जिसमें कुछ कॉजेस पर्सनल है, कुछ कॉजेस अवॉइडेबल है और कुछ कॉजेस अनअवॉइडेबल है, ये थियोरेटिकली पढ़ के जाना है क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेबर टर्नओवर में प्रिवेंटिव कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, इसलिए एम्प्लॉयज को जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, दोज आर कॉल्ड एज प्रिवेंटिव कॉस्ट। वेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब लेबर टर्नओवर हो जाने के बाद जो खर्चे करते हैं उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। फाइन, ये भी पढ़ लेना आपको। रेमिडल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर, तो ये सारे स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन ने उठाने चाहिए सो दैट लेबर आपका छोड़ के चला ना जाए। इज इट राइट? क्योंकि लेबर जब छोड़ के चला जाता है तो क्या क्या नुकसान होता है अपना। एक तो बड़ा नुकसान कौन सा है कि उस पीरियड में अगर वर्कर अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, एंड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो जो प्रॉफिट में कमा सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, वो मैं कमा नहीं पाऊंगा, ये सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन उसके साथ साथ जो वर्कर छोड़ के जा रहा है उसके
रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे उसको। फिर उसकी जगह पे नया एम्प्लॉय हायर करना है तो आपको मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी कि वर्कर्स चाहिए करके, यानी कौन सा रिक्रूटमेंट कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। फिर वर्कर्स का इंटरव्यू अरेंज करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट में आ जाता है वो। फिर उसके बाद उस नया वर्कर ज्वाइन करने के बाद उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के पीरियड में दिए हुए वेजेस इज वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज ट्रेनिंग के पीरियड में प्रोडक्शन होगा ही, ऐसा नहीं है एज इट इज, थोड़ा कम प्रोडक्शन होगा। फिर वो वर्कर नया वर्कर है, वो काम करेगा, बहुत सारे नुकसान करेगा पहले पहले, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस जीरो है, तो वो लॉसेस आपके अलग से है। तो बच्चों ये सारे खर्चे आपके लेबर टर्नओवर के कारण होते हैं, यानी लेबर आपका छोड़ के चला जाता है और नया वाला लेबरर आता है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि ये सब खर्चे बचाने हैं तो लेबर टर्नओवर रेशियो 0 होने चाहिए, मतलब आपके लेबर सालों साल सेम रहने चाहिए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम रीजंस हम कंट्रोल कर सकते हैं, सम रीजंस आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। किसी वर्कर को जाना ही है छोड़ के, किसी को गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए जाना ही है, तो उसको जाना ही है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। इज इट राइट और नॉट? बोलो रे बच्चों, फाइन। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। हाँ तो हम पहले लेबर टर्नओवर निकालना कैसे है वो सीखेंगे यहाँ पे एक पार्ट, और दूसरा दो क्वेश्चन कौन सा है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेबर टर्नओवर, वो दो क्वेश्चन ही है। तो बच्चों लेबर टर्नओवर निकालेंगे इन फॉर्मूलाज को यूज करके, अलग अलग फॉर्मूलाज है, बट यहाँ पे जो रेशियो आएंगे वो रेशियो अच्छा है या बुरा है ये कैसे समझेगा आपको, उसके लिए आप इंडस्ट्री के लेबर टर्नओवर को कंपेयर करोगे। तो आपका लेबर टर्नओवर मान लो 5% आ रहा है और इंडस्ट्री का 10% है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपका लेबर टर्नओवर कम है तो आपका कॉस्ट भी थोड़ा कम है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। बट मान लो इंडस्ट्री का लेबर टर्नओवर 5% है और आपका लेबर टर्नओवर 25% है, यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाई माय लेबर टर्नओवर इज मोर, बिकॉज लेबर टर्नओवर इज इनकरिंग कॉस्ट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज अ कॉस्ट कंट्रोल मेजरमेंट। इसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट करना ही नहीं है, हमें लेबर टर्नओवर के कारण कितना नुकसान होता है और हमारे रेशियोज क्या है वो दो फैक्टर जानने हैं। तो चलो रेशियोज में कौन से मेथड्स है, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड। देन फ्लक्स मेथड में पहला जो फॉर्मूला है वो विदाउट न्यू रिक्रूटमेंट है, इज इट राइट, विदाउट न्यू रिक्रूटमेंट्स। एंड अगला जो फ्लक्स मेथड वाला फॉर्मूला है वो विथ न्यू रिक्रूटमेंट्स है, इज इट राइट। हाँ न्यू रिक्रूटमेंट के बेसिस पे भी लेबर टर्नओवर निकाला जा सकता है, एक्सेशन मेथड। बच्चों ये A to F जितने भी फॉर्मूला है इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही करना है। और मेथड के नाम से ही पता चलता है कि न्यूमरेटर में कौन सा लेना है, अभी ट्रिक भी बता रहा हूं मैं आपको, इज इट राइट। हाँ तो चलो रिप्लेसमेंट मेथड में न्यूमरेटर में कौन से वर्कर्स लेने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस। रिप्लेस मतलब पुराने वाले प्लेसेस में जो वर्कर्स थे वो छोड़ के चले गए हैं और उनकी जगह पे नए वर्कर्स आए, इज इट क्लियर। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन किया था हमने, याद है क्या, जिसमें लेफ्ट 60 थे, 40 थे एंड रिप्लेस 50 हो रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है, शाम को मेरे दिमाग में आया, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में वो छोड़ के चले गए थे, इस साल छोड़ के नहीं गए, पास्ट में वो छोड़ के गए थे, यानी पिछले साल छोड़ के गए थे और उनकी जगह खाली थी। बात पकड़ में आ रही है क्या? तो ऐसा हो सकता है, तो क्वेश्चन में कोई फॉल्ट नहीं है, आपको इस एंगल से सोचना पड़ेगा। वहां पे मॉड्यूल के क्वेश्चन में है ना वैसा, रिप्लेस ज्यादा है एंड लेफ्ट वाले कम है, तो शायद पिछले साल छोड़ के गए थे, वो खाली थी जगह, उनकी जगह पे आए हैं, तो रिप्लेस ही बोलेंगे ना। अरे बोलो बच्चों। हाँ तो रिप्लेस मतलब पुराने वाली जगह पे नया वाला बंदा काम पे लग रहा है। सेपरेशन मतलब क्या, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड में जो छोड़ के चले गए हैं वो तो आएंगे ही, और जिनको हमने निकाला है वो भी आएंगे। डिस्चार्ज मतलब जिनको हमने निकाला है, एंड लेफ्ट मतलब जो खुद के विल से छोड़ के चले गए। आर यू गेटिंग इट? फाइन। फिर उसके बाद फ्लक्स मेथड में क्या करना है, फ्लक्स मेथड इज C इज इक्वल टू A प्लस B। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। न्यू रिक्रूटमेंट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। न्यू रिक्रूटमेंट मतलब एक्सपांशन प्लान के अंडर आप लोग नए एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हो, एक्सपांशन प्लान के अंडर आप नए एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हो। तो लेबर टर्नओवर ड्यू टू न्यू रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इज इट क्लियर? इसमें रिप्लेस्ड वर्कर्स लेने नहीं है। अब एक्सेशन मतलब टोटल कितने एम्प्लॉइज आपके फैक्ट्री में आए, तो एक्सेशन में रिप्लेस्ड वर्कर्स भी होंगे प्लस
न्यू रिक्रूट्स भी होंगे। बोलो बच्चों, बराबर है क्या? एक्सेशन में रिप्लेस्ड वर्कर्स भी होंगे प्लस न्यू रिक्रूट्स भी होंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेशन कैसे निकाला, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स, इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू एक्सेशन होता है। आपने आई थिंक लिखा हुआ है यहाँ पे भी, एक्सेशन में रिप्लेस्ड वर्कर्स भी है एंड न्यू रिक्रूट्स भी है। तो बच्चों फ्लक्स मेथड कंसिडरिंग न्यू रिक्रूट्स इज इक्वल टू पुराना वाला फॉर्मूला जिसमें बस ऐड क्या करना है, न्यू रिक्रूट्स ऐड करना है। इज इट क्लियर? हाँ, तो बच्चों सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट का टोटल फ्लक्स के साथ मैच हो रहा है, तो आपको क्या समझना है कि फ्लक्स के फॉर्मूला में न्यू रिक्रूट्स पकड़े नहीं है, बट सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट का टोटल अगर फ्लक्स वाले फॉर्मूला के साथ मैच नहीं हो रहा है तो समझना है कि फ्लक्स वाला फॉर्मूला ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब उसमें न्यू रिक्रूट्स पकड़े हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और फिर उसके बाद दो प्रकार के दो क्वेश्चंस ऐसे हैं हमारे जिसमें हमें प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर निकालना है। बच्चों इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। कौन से दो टाइप से? एक तो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आरली डिटेल्स आपको दी है, प्रोडक्टिव आवर्स का डेटा दिया है, तो उस केस में हमने क्या किया, प्रॉफिट पर आवर निकाला हमने, मतलब एक घंटा हम काम नहीं करते हैं तो कितने रुपयों का नुकसान होता है वो हमने निकाला। और बाकी के सारे कॉस्ट जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर के, जैसे कि सेटलमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव्स के कॉस्ट, ये सारे कौन से खर्चे बच्चों? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इज इट क्लियर? और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बराबर है ना? मतलब एक घंटा में काम नहीं करूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट कमाने का मौका मेरा जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आउट ऑफ पॉकेट नहीं जा रहा है, बट ये इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा है आपको, और ये अपने पॉकेट से ही जा रहा है। ये आपको दिए ही जाता है, सिंपली हमें ऐड करने उस एग्जांपल में, बस ये निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें उसके लिए अगर डेटा आवर्स में दिया है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना पड़ेगा, एंड अगर डेटा यूनिट्स में दिया है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। जो आवर्स लॉस्ट है, अगर पर आवर डेटा है तो पर आवर वाला फॉर्मूला इनटू आवर्स लॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फॉर दोज मेनी आवर्स। बट अगर मान लो डेटा पर यूनिट है अपने को दिया हुआ, लेकिन लॉस इन आवर्स दिया है, तो उन घंटों में हम कितने यूनिट्स बना सकते थे वो निकालना है, और उन यूनिट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, दैट विल गिव यू प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। और उसके बाद ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट सारे के सारे ऐड करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो इस क्वेश्चन में, तो ये सारे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, ठीक है ना? ये बाद में हमने ऐड किए। और इसमें एक कॉस्ट निकालना इंपॉर्टेंट है, कौन सा? डिफेक्टिव्स का एक कॉस्ट आपको ऐड करना है सेकंड क्वेश्चन में, आई थिंक इस क्वेश्चन में वो है। इज इट राइट? फाइन, चलो बच्चों, तो दिस इज ऑल थिंग्स। सॉरी, एक कंसेप्ट और भी है, कौन सा? इफिशिएंसी रेशियो निकालने का। हाउ डू यू कैलकुलेट इफिशिएंसी रेशियो? देयर आर टू वेज। आर बेस्ड फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे इफिशिएंसी रेशियो ऑन आर बेस्ड फॉर्मूलास? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है? एंड सेकंड मेथड में एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? फाइन। तो बच्चों उसके बाद थ्योरेटिकली ये पॉइंट्स पढ़ के जाना है, ट्रीटमेंट ऑफ अलाउंसेस एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है? पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स, यहाँ पे थ्योरेटिकली ये सब पढ़ के जाना है। एंड टाइम कीपिंग सिस्टम्स के व्हाट आर द रिक्विजिट्स, ये सारी चीजें हमें पढ़ के जानी है, ठीक है बच्चों? तो ये इसी के साथ हमारा लेबर चैप्टर यहाँ पे रिवीजन खत्म हो जाता है।